गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब अच्छा चल रहा है ना? सो वेलकम टू अवर लेक्चर सीरीज ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। टुडे वी आर ऑन अवर लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। अभी तक लेक्चर 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्सेस किए थे, जिसमें मैंने आपको कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, बैलेंस, अनबैलेंस फोर्स के बारे में बताया था। उसके बाद लेक्चर 2 के अंदर इट्स अ कंप्लीटली डेडिकेटेड वीडियो ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, जिसमें हमने पुली के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे, बैलेंस फोर्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे, अनबैलेंस फोर्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 में वी परफॉर्म फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, पता किया था कि फोर्स और मोमेंटम एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या होती है। और लेक्चर 4 में हमने प्रैक्टिस की थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट्स न्यूमेरिकल। तो ये सारे आप लेक्चर्स अगर चाहें तो वो एक बार अपने रिवीजन के लिए देख सकते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 5 में स्टडी करेंगे अबाउट लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका क्या मतलब है। ईच एंड एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें सिखाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर हम उसकी स्टेट को चेंज करेंगे, मतलब उसको रेस्ट से मोशन में लेके आएंगे, तो वो झटका एक्सपीरियंस करेगा। लगता है ना, हम बस के अंदर बैठे हैं आराम के साथ बैठे, और बस अचानक से चल पड़े तो हम पीछे की तरफ हो जाते हैं। इसी इफेक्ट को बोलते हैं इनर्शिया। ये जिस वजह से हो रहा है उस रीजन को बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया को ही एक्सप्लेन करने का काम हमारा फर्स्ट लॉ करता है। ये काम केवल रेस्ट से मोशन में आने वाली बॉडीज के लिए नहीं होता। एवरी टाइम जब हमारी कोई भी स्टेट जिसमें हम हैं उसके रेस्पेक्ट में दूसरी स्टेट चेंज हो रही हो, मान लो हम रेस्ट में हैं एकदम से मोशन में आ जाए, या मोशन में चल रहे हैं अचानक से ब्रेक लग जाए, तो क्या होगा। मान लीजिए आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और एकदम से सामने वाले ने ब्रेक मार दिया, तो अचानक से आगे की तरफ आएंगे ना, तो उस इफेक्ट को भी इनर्शिया बोलते हैं। वो भी इनर्शिया की वजह से ही हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इवन अगर आप बस के अंदर बैठे हैं, सीधे चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन एकदम से ड्राइवर ने शार्प टर्न ले लिया, तो जस्ट लाइक दैट ना अनबैलेंस हो जाते हो, साइड की तरफ गिर जाते हो। इसके पीछे भी जो रीजन है वो इनर्शिया ही है। मोशन को रेजिस्ट करने की एक प्रॉपर्टी है। जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं और जैसे ही वो स्टेट चेंज होती है, तो हमारी जो बॉडी होती है उस मोशन को रेजिस्ट करती है। मान लीजिए अगर हम रेस्ट में हैं अचानक से मोशन में आए, या फिर मोशन में है अचानक से रेस्ट में हो जाए, तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया के कारण ही कोई भी बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को और रेस्ट को रेजिस्ट करती है। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि व्हाट द फर्स्ट लॉ एक्चुअली मीन, मतलब क्या है। स्टेटमेंट तो हम लिख ही लेंगे, स्टेटमेंट तो हम कई बार बुक्स में भी पढ़ लेते हैं, कॉपी में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। उस इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि इनर्शिया कहना क्या चाहता है। आई थिंक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद इस इनर्शिया के कंसेप्ट को और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी बच्चे पार्टी, तो एक बार जरा डेफिनेशन को ध्यान से देखें, कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स does not applied on it to change its state। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम फोर्स लगा के उसे मोशन में ना ले आए, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक हम उसे फोर्स लगा के रेस्ट में ना कर दें। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट अप्लाइड ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट। या तो वो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगा के उसके स्टेट चेंज ना कर दे। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और जरा नीचे देखिए यहां से क्या लिखा है। दिस टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इसी टेंडेंसी को ऑब्जेक्ट के हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। जब वो उस मोशन को या स्टेट के चेंज होने की नेचर को अपोज कर रही हो। मान लो अगर हम रेस्ट के अंदर बैठे हैं, अगर हम आराम से किसी भी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी अचानक से चल पड़ी, तो हम पीछे की तरफ झटका फील करते हैं ना। वो उसी झटके का जो रीजन है वो इनर्शिया है। मान लीजिए गाड़ी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अचानक से ब्रेक लगाए तो आगे की तरफ गिर जाएंगे ना। वो जो हम फील कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। और ये केवल किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट से मोशन में आना या मोशन से रेस्ट में आने की वजह से नहीं होता। इवन अगर हम बस के अंदर चल रहे हैं आराम से और बस वाले ने एकदम से शार्प टर्न ले लिया, तो हमारा एकदम से ये बैलेंस बिगड़ जाता है ना। तो ये भी जो रीजन है, इसके पीछे भी जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। आई थिंक पॉइंट समझ में आ रहा होगा इनर्शिया का क्या मतलब है। किसी भी स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट को रेजिस्ट करने को हम इनर्शिया कह सकते हैं। और यही कह रहा है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हर एक बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या
यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे लाके उसके स्टेट को चेंज ना कर दे। एवरी टाइम जब हमारी स्टेट चेंज होगी, जब हम रेस्ट से मोशन में आएंगे या मोशन से रेस्ट में आएंगे या हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, वी विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। हमेशा हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे बच्चा? फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और बॉडी की इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आएगा तब उस पर इनर्शिया इफेक्ट होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आएगा तब वो इनर्शिया को एक्सपीरियंस करेगा, और जब किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तब भी वो इनर्शिया को एक्सपीरियंस करेगा। तो इसी बिहाफ पे इनर्शिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जरा इसे नोट कीजिए, फिर उस पर चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो एक बार जरा देखिए टाइप ऑफ इनर्शिया। 3 तरह के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन जैसे ही आप उसे मोशन में लेके आओगे तो वो इंपैक्ट, जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू इनर्शिया। उसी को हम बोलते हैं बेटे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। की कोई रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन अगर आप स्टेट चेंज करोगे तो वो झटका एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एग्जाम्पल, हम बस के अंदर बैठे हैं आराम से, लेकिन जैसे ही बस चली हम एकदम से पीछे की तरफ वो झटका एक्सपीरियंस करते हैं ना, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन अगर बस चल रही है और अचानक से उसने ब्रेक मार दिया, तो अब जो हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। और जैसे ही एकदम से वो शार्प टर्न ले और जो हमारा बैलेंस बनाने के लिए हम उसको कस के पकड़ते हैं ना और टेढ़े हो जाते हैं थोड़े से, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि हमारी बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है, लेकिन जैसे ही हम उस स्टेट को चेंज करेंगे हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी बिकॉज ऑफ द इफेक्ट इनर्शिया। अब जरा एक बार ध्यान दे, क्या लिखी है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन? द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। कि भाई रेस्ट में है, रेस्ट में रहो, अगर हम उसकी स्टेट को चेंज करेंगे तो वो बॉडी क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी, एकदम से विरोध करेगी। इसीलिए हम फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं और ये कहलाता है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन अगर हम मोशन में है, इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? सेम, रेस्ट हटा दो, मोशन लगा दो। क्या बनी डेफिनेशन? द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। कि भाई मोशन में है तो मोशन में ही रहो, उसकी स्टेट चेंज मत करो। मोशन से जो स्टेट चेंज करेंगे वो क्या होगी? रेस्ट। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में लेके आते हैं तो हमें एकदम से इंपैक्ट फील होता है ड्यू टू इनर्शिया। और सेम यहां रेस्ट हटा दो, यहां रेस्ट हटा के मोशन लगा दो, तो डेफिनेशन बन गई इनर्शिया ऑफ मोशन की। और यहां रेस्ट हटा के डायरेक्शन लगा दो तो डेफिनेशन बन गई इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। तो आई थिंक तीनों की तीनों याद हो गई एक ही बार में, एक पढ़िए, तीनों की तीनों तैयार। क्लियर है? इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो आई थिंक इनर्शिया अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब जरा इनर्शिया को आगे बढ़ाते हैं। बेटे इनर्शिया के इस कंसेप्ट को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था गैलीलियो गैली। इसीलिए फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियोज लॉस ऑफ मोशन भी बुलाते हैं। ठीक, गैलीलियो गैली कौन है? तो ही इज अ फादर ऑफ फिजिक्स। हम उन्हें किस नाम से बुलाते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से बुलाते हैं। और क्या बताया मैंने? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका कई बार गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया इस नाम से भी आ जाता है। इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कई बार बने हैं इस बात पे कि बताओ भाई लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ। तो हम जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा है? फर्स्ट लॉ। या फिर ये पूछ ले कि गैलीलियो का लॉ इन तीनों में से कौन सा है, तो यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन आल्सो कि भाई फर्स्ट लॉ इज नोन एज गैलीलियोज लॉ। आई थिंक क्लियर है। ठीक, तो पहले तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब मेरा एक क्वेश्चन है, according to the first law of motion we know that everything which remain in state of rest it will remain in the state of rest, or it is in uniform motion it will remain in the uniform motion until an external force does not applied on it to change its state। हर ऑब्जेक्ट दुनिया में अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक हम उस पे फोर्स लगा के उसकी स्टेट को चेंज ना कर दें। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक हम फोर्स लगा के रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ना कर दें और मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ना कर दें। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उस पर फोर्स लगा के उसको मोशन में ना लें। ये लाइन तो समझ में आती है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, अकॉर्डिंग टू द सेम लॉ, इट इज ऑल्सो सेज दैट कि अगर कोई बॉडी मोशन में है
तो वो मोशन में ही रहेगी until an external force does not applied on it to change its state। मतलब अगर वो बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उसे कोई रोक ना दे। मतलब अगर मैंने यहां एक बाइक को धक्का लगाया और वो मोशन में आ गई तो मोशन में ही रहेगी, रुकनी नहीं चाहिए जब तक कोई दूसरी तरफ से आके उसे रोक ना दे। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने यहां फुटबॉल पे लात मारी तो ना तो अगर उसके रास्ते में कुछ आया तो वो बिजनौर में रुकेगी, ना वो इसके बाहर वाली किसी और सिटी में रुकेगी, इसके बाहर वाली सिटी में नहीं रुकेगी, कंट्री से बाहर चली जाएगी, अगर कोई रास्ते में नहीं आया तब भी नहीं रुकेगी, इस पूरी अर्थ का चक्कर लगाने के बाद भी नहीं रुकेगी। लॉ तो यही कह रहा है कि अगर कोई बॉडी मोशन में आ गई तो मोशन में ही रहनी चाहिए, रेस्ट में नहीं आनी चाहिए जब तक कोई बॉडी दूसरी फोर्स लगा के, कोई बाहरी फोर्स लगा के उसे रेस्ट में ना ले आए। रेस्ट वाली बॉडी मोशन में, ये वाला तो समझ में आता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर फोर्स लगा के मोशन में न ले। ऐसा तो होता है, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। लेकिन क्या मोशन वाली बॉडी के साथ ऐसा होता है? क्या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है जब तक हम उसे रोक के रेस्ट में न ले आए? ऐसा तो नहीं होता। ऐसा होता तो बाइक को पेट्रोल की जरूरत कहां पड़ती? धक्का लगाओ, स्टार्ट हुई, उसके बाद चलती चली जाएगी, मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में आएगी नहीं जब तक कोई दूसरी तरफ से उसे रोक ना दे। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो फिर क्यों? क्या न्यूटन का लॉ गलत है? ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्या बात है? इस सवाल का जवाब छिपा है इसी की डेफिनेशन में, जो कहती है कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूर है अगर कोई बॉडी मोशन से रेस्ट में आई है, और उस एक्सटर्नल फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स, जो हमें ध्यान रखनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आई टोल्ड यू कि थोड़ा सा फ्रिक्शन का पार्ट हमारे सिलेबस में है। अब क्या होती है फ्रिक्शन फोर्स? अब जरा इस बात पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, इसे नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, सो क्या होती है फ्रिक्शन फोर्स? मान लीजिए मेरे पास एक छोटी सी कार्ट है, ठीक। अब मैंने कार्ट पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और कार्ट को मैंने लुढ़का दिया। अब हम ये बात जानते ही हैं, जब फोर्स लगाओगे तो कार्ट आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे कार्ट आगे जाके रुक गया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको रेस्ट में ना कर दे। अब सवाल ये है कि यहां तो किसी ने कोई फोर्स नहीं लगाई, या लगाई है? हाँ बिल्कुल लगाई है। यहां फोर्स लगी है इन दोनों सरफेसेस के बीच में, और इसी फोर्स ऑफ कांटेक्ट को बोलते हैं बच्चा फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं इसे? फ्रिक्शन फोर्स, जो किसी भी बॉडी में 2 सरफेसेस के कांटेक्ट पे आने पे लगती है। इसका मतलब यह है कि एक सरफेस ये रहा, दूसरा सरफेस ये रहा, जब 2 बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी जो मोशन को अपोज करती है, जो एक्चुअल में लगने वाली फोर्स की वैल्यू को धीरे धीरे कम करती है, और फाइनली फोर्स भी 0 और वेलोसिटी भी। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैंने इस पे कार्ट पे पुश लगाया है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो जैसे ही मैं इसे धक्का दूंगा वैसे ही इस पे फ्रिक्शन फोर्स काम करना स्टार्ट कर देगी इन द अपोजिट डायरेक्शन, और धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देगी, और फाइनली इट कम्स टू 0 न्यूटन, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी बच्चा? 0। यही गेम फुटबॉल के साथ होता है। लात मारो फुटबॉल पे, धीरे धीरे करके रुक जाती है। अब फुटबॉल ग्राउंड के कांटेक्ट में है ना, तो कांटेक्ट पे आने की वजह से जो कांटेक्ट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगी, मोशन के जो अपोजिट डायरेक्शन में लगी, उसी कांटेक्ट फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा? फ्रिक्शन फोर्स, जो फुटबॉल पे लगने वाली नेट फोर्स से आने वाले मोशन की वैल्यू को धीरे धीरे कम करता चला जाता है, और फाइनली वेलोसिटी 0, ऑब्जेक्ट रेस्ट में। आई थिंक क्लियर है, समझ में आ रहा है फ्रिक्शन किस तरीके से काम करता है? तो जरा इसे रब करते हैं और फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। हाँ जी, तो एक बार जरा ध्यान दीजिए, क्या कह रही है फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन? द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 सरफेसेस इन कांटेक्ट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब वो फोर्स जो अपोज करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को, कब? जब 2 सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो जरा इसे नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, सबसे पहला आता है हमारा बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद आता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर हो गया आपका डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन, उसके बाद हो गया आपका रोलिंग फ्रिक्शन।
फिर हो गया आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए कि यहाँ एक बहुत भारी टेबल रखी हुई है, आई एम ट्राइंग टू पुशिंग द टेबल, और मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ। अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, टेबल मूव नहीं कर रही, मैंने फोर्स और बढ़ाई, अभी भी मूव नहीं कर रही, फोर्स को और ज्यादा लगाने की कोशिश की। अब मेरी समझ में आ गया कि इससे ज्यादा फोर्स लगाई तो टेबल मूव कर जाएगी, तो जैसे ही मैंने फोर्स बढ़ाई इट स्टार्ट मूविंग, अब इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो बेटे जिस फोर्स की वजह से, जिस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो रुकी हुई थी, वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब फोर्स लगाते लगाते मेरी ये बात समझ में आ गई कि इससे ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो मूव कर जाएगी। वो जो लिमिट आई कि हाँ भाई इससे ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव कर जाएगी, तो वो वाला जो फ्रिक्शन था वो कहलाता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे ही मैं इसको मोशन में लेके आया, अब मोशन में आने के बाद जो उस पर फोर्स लगी वो कहलाता है आपका डायनामिक फ्रिक्शन। आई थिंक तीनों फ्रिक्शन एक ही बार में समझ में आ गए होंगे। रोलिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन से ही समझ में आ गया होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो वो क्या कहलाता है, रोलिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन सेम, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे स्लाइड कर रहा है तो उस दौरान जो उस पर फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो भी क्या कहलाएगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन ये बात हमें समझना है, ये सारे के सारे हैं डायनामिक फ्रिक्शन में ही, क्योंकि डायनामिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, और मोशन में जब फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होता है तो हम क्या बोलते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन। अगर वो रोल हो रहा है तो वो रोलिंग कहलाएगा, और अगर वो स्लाइड करता हुआ जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग। मतलब हैं ये दोनों की दोनों कहीं ना कहीं डायनामिक फ्रिक्शन के पार्ट हैं। आई थिंक क्लियर है, और टाइप ऑफ फ्रिक्शन भी समझ में आ गए होंगे, इसे नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। तो फ्रिक्शन के बारे में समझ में आया, फ्रिक्शन कैसे काम करता है ये भी हमारी समझ में आया, किस तरीके से वो मोशन को कम करता चला जाता है ये बात भी हमारी समझ में आ रही है। लेकिन क्या फ्रिक्शन सिर्फ मोशन को घटाने का नाम है और कहीं इस्तेमाल नहीं होता, कि कहीं पे अगर किसी चीज के मोशन को रिड्यूस करना हो तो ही केवल फ्रिक्शन इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा नहीं है, इस बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। रनिंग करते समय अगर नीचे वाले सरफेस पे स्मूथनेस ज्यादा हो गई तो पैर फिसल जाएंगे, हम पीछे गिर जाएंगे। लेकिन अगर ग्रिप अच्छी बनी रही तो हम दौड़ लगाते हैं ना अच्छे से। इसीलिए जो जूते होते हैं उसमें स्पाइक्स लगा देते हैं, कीले लगा देते हैं, ताकि ग्रिप अच्छी बने, ताकि फ्रिक्शन अच्छा मिले। जितना ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा उतनी ज्यादा ग्रिप मिलेगी, और जितनी ज्यादा ग्रिप मिलेगी हम उतनी तेजी से दौड़ सकते हैं। तो फ्रिक्शन सिर्फ मोशन को कम नहीं करता, कभी कभी मोशन करने में भी हेल्प करता है। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो सतह जो होगी, जो सरफेस होगा वो स्लिपरी ज्यादा होगा, तो चल पाएंगे, जैसे चलोगे एकदम से फिसल जाएंगे पीछे की तरफ। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फ्रिक्शन केवल स्पीड को कम नहीं करता, हमें ग्रिप प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हम मोशन कर पाते हैं, जिसकी वजह से मैं एक मार्कर से यहां लिख पाता हूं। हम सब जानते हैं अगर हम पेन से लिख रहे हैं और पेन से अगर हम कॉपी पे लिख रहे हैं, जितना कॉपी का सरफेस रफ होता चला जाएगा हमारा पेन उतना स्मूथली वर्क करता चला जाएगा। लेकिन पेन का सरफेस वो कॉपी का सरफेस जितना स्मूथ होता चला जाएगा, मान लीजिए कॉपी के ऊपर पन्नी चढ़ा रखी है, लेमिनेशन है, अब लिखते हुए दिक्कत आती है ना, लिखते हैं लिखा नहीं जाता, या मोबाइल की स्क्रीन पे पेन से लिखते हैं और साफ करने की कोशिश करोगे एकदम हट जाएगा, या शायद लिखा ही ना जाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन जितना कम होगा लिखना उतना मुश्किल हो जाएगा। तो ज्यादा फ्रिक्शन मेक्स यू राइट बेटर, अच्छे से लिख पाते हैं। और क्या एग्जांपल है फ्रिक्शन के? केवल फ्रिक्शन की ही वजह है जो हम टायर्स के बीच में और सरफेसेस के बीच में, मतलब जमीन के बीच में जो रोड है उसके बीच में अच्छे से ग्रिप, जैसे ही ब्रेक लगाते हैं टायर अच्छे से रुक जाता है। लेकिन जैसे 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 टायर पुराना होता चला जाता है उसका जो ग्रिप है वो कमजोर हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से अब जब हम ब्रेक मारेंगे बाद में टायर घिसने के बाद तो क्या होगा, हमारा जो बाइक है वो स्लिप करने लगता है, आगे की तरफ सरकने लगता है, स्लिप करने लगता है, और तब जाके वो धीरे से रुकता है। लेकिन अगर टायर ग्रिपी होता है, टायर में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, सॉरी टायर और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, तो जहां ब्रेक मारोगे वहीं रुक जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियो ने कहा था कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन केवल तब रुकेगा जब वहां पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो मोशन रुकेगा नहीं, बॉडी मोशन करती ही रहेगी। यही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि एवरी बॉडी इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यू मोशन और कंटिन्यू रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब यह है कि अगर मैं फोर्स ना लगाऊं तो बॉडी नहीं रुकेगी, अगर फ्रिक्शन ना हो तो बॉडी नहीं रुकेगी, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो वो फोर्स है जो बॉडी के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वजह से वो नेट फोर्स को रिड्यूस करता चला जाता है और फाइनली फोर्स जीरो हो जाती है और यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा या ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि फ्रिक्शन ही तो वो फोर्स है जिसकी वजह से हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रुक जाता है। फ्रिक्शन वो एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से अगर मैंने किसी फुटबॉल पे लात मारी तो धीरे 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 करके वो फुटबॉल रुक जाएगी। लेकिन अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या यह बात सही होगी कि अगर मैंने यहां से फुटबॉल को किक किया तो वो कहीं नहीं रुकनी चाहिए? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशन ए बॉडी कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, वो उसी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स
उसके स्टेट को चेंज करने के लिए ना लगाया जाए, जब तक हम उस चलती हुई फुटबॉल को एक्सटर्नल फोर्स से ना रोक ले, जो कि पहले थी फ्रिक्शन। और मैंने क्या कहा, अब क्या नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। और फ्रिक्शन नहीं है तो क्या फुटबॉल रुकेगी? तो जवाब है नहीं। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें लाइवली समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो शायद हम अच्छे से इमेजिन भी ना कर पा रहे हो कि फुटबॉल पे किक मारी और सर बोल रहे हैं कि लात मारी, फ्रिक्शन ना हो तो रुकेगी ही नहीं, कभी नहीं रुकेगी। 10 साल तक लगातार मूव करती रहेगी, 100 साल तक लगातार मूव करती रहेगी, रुकेगी नहीं। बात तो है। अब इस बात को समझते हैं इसके एक और एग्जांपल से, सैटेलाइट्स। अब सोच के जवाब दीजिए बेटे, सैटेलाइट को मूव करने के लिए कौन सा हम उसके अंदर फ्यूल भरने जाते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि इस सैटेलाइट के अंदर फ्यूल भरने जा रहे हैं? सैटेलाइट धरती के चारों तरफ गोल 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 चक्कर काटती है ना। अब हम ये बात जानते हैं कि किसी भी चीज को मोशन कराने के लिए वी हैव टू गिव हिम फ्यूल, फ्यूल डालना पड़ता है, तभी चीज मोशन करती है। हमारी बाइक भी तो तभी मोशन करती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हम सैटेलाइट में फ्यूल भरने जा रहे हैं? या कभी भी सुना हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो। तो फिर क्या है? फिर क्या रीजन है कि सैटेलाइट धरती के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटती है विदाउट एनी फ्यूल, और 1 या 2 साल नहीं, 100, 150, 200 साल तक लगातार चक्कर काटती ही रहेगी? ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है। क्या नहीं है? स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है। और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है तो वो मोशन करती ही रहेगी जब तक हम उसे रोक ना दें। तो हमें कुछ नहीं करना है, धरती के ऊपर एक सैटेलाइट को लेके जाना है, एक चक्कर कटवाना है और छोड़ देना है। और क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं है तो वो चक्कर काटती ही रहेगी, कभी रुकेगी ही नहीं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर कहीं पे फ्रिक्शन ना हो तो बॉडी इनफाइनाइट टाइम तक लगातार मूव करती रहेगी बिना रुके। तो आई थिंक फ्रिक्शन और फ्रिक्शन ना होना दोनों ही अच्छे समझ में आ गए होंगे, एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा, तीनों टाइप के फ्रिक्शन भी समझ में आ गए होंगे। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो चलते हैं हम अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो बेटे सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इस बात को समझने के लिए लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब क्योंकि मास m है, वेलोसिटी u है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया बेटे, m इंटू यू। t टाइम बाद, कितनी देर बाद, t टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई और वेलोसिटी हो गई v। कितनी हो गई वेलोसिटी? v हो गई। और अब जो इसका मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम कह दो, इनिशियल वेलोसिटी से बना इनिशियल मोमेंटम और फाइनल से बना फाइनल, यानी मास इनटू वेलोसिटी। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या निकालते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मैं पहले भी कई बार ये रिपीट कर चुका हूं कि कहीं पर भी ये रेट लिखा आ जाए इसका मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड। कहीं पर भी लिखा आ गया तो सीधा सीधा टाइम से डिवाइड कर दो। तो बेटे क्या बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमें कुछ नहीं करना है, चेंज इन मोमेंटम का रेट कैलकुलेट करना है। मतलब चेंज इन मोमेंटम को किससे डिवाइड करना है, टाइम से डिवाइड करना है। और मोमेंटम में चेंज कैसे पता लगाएंगे? तो जवाब है, ये है आपका इनिशियल मोमेंटम कितना, मास इनटू वेलोसिटी, ये है आपका फाइनल मोमेंटम कितना, मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा? तो जवाब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, क्या निकालना है? रेट। रेट मतलब टाइम से डिवाइड, तो भैया चेंज इन मोमेंटम की हमने टाइम से डिवाइड कर दी। ओके, फाइनल मोमेंटम कितना बेटा, mv माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना, mu अपॉन t। m कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, v माइनस u अपॉन t। और अगर किसी ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो उसे पता है ये किसका फॉर्मूला है, v माइनस u अपॉन t, एक्सेलरेशन का, यानी ma। जो ध्यान दो किसका फॉर्मूला बन गया नाउ, फोर्स का। तो यही है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है, या फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई थिंक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो इसको नोट कीजिए, फिर इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। ओके, हाँ जी बच्चे, तो एक बार जरा देख लीजिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है। According to the second law of motion, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on it. ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं कि फोर्स जो होती है, सॉरी ये तो है आपका डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दो। दोनों में मास कॉमन ले लिया, v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी को हम क्या बुलाते हैं, a। तो f इक्वल टू क्या बन गया बच्चा हमारा, ma। इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल ऑलरेडी करवा चुका हूं, मोमेंटम का कंसेप्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था। तो अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो इवन ऑल्सो। और वहां पे हमने इस पे खूब सारे न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे प्रैक्टिस कर रखे हैं। फिलहाल के लिए आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। सो आई थिंक आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट राइटिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो क्या कहना चाहती है डेफिनेशन ये कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस बात को समझने के लिए लेट अस कंसीडर कि आप और मैं दोनों एक गाड़ी के अंदर है, ठीक। और गाड़ी के अंदर आई एम ड्राइविंग द कार,
अब क्या हुआ, एक इंसेक्ट आया और गाड़ी पे छपाक करके चिपक गया। अब क्वेश्चन, मैंने बस आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि मान लो मेरी गाड़ी ने इस इंसेक्ट पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो इस इंसेक्ट ने मेरी गाड़ी पे कितनी फोर्स लगाई? आप स्मार्ट थे, आपने कहा कि सर हमें तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता है, दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितनी फोर्स गाड़ी ने इंसेक्ट पे लगाई उतनी ही फोर्स इंसेक्ट ने गाड़ी पे लगाई। लेकिन इंसेक्ट तो मर गया, बिल्कुल एकदम डेड, चिपक गया, उससे स्ट्रेस हो गया, पूरा खत्म हो गया। लेकिन जो गाड़ी है वो तो अभी भी बिल्कुल वन पीस के अंदर है ना, वो क्यों नहीं खत्म हुई? अगर उतना ही इंपैक्ट गाड़ी ने भी महसूस किया जितना इंपैक्ट हमारे इंसेक्ट ने महसूस किया, तो वाई गाड़ी इज स्टिल इन वन पीस और इंसेक्ट इज नो मोर? इंसेक्ट तो नहीं बचा, लेकिन गाड़ी अभी भी हमारे पास है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि जितना फोर्स आप पे कोई लगा रहा है उतना ही आप दूसरे पे लगा रहे हो। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ये बात समझाइए आप मुझे कि गाड़ी कैसे बच गई और इंसेक्ट क्यों नहीं बचा? इस सवाल का जवाब इस गाड़ी की इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ में छुपा है। बेटे फोर्स तो दोनों ने एक दूसरे पे इक्वल ही लगाई, लेकिन वो फोर्स, मान लीजिए अगर 10 न्यूटन फोर्स गाड़ी ने लगाई इंसेक्ट पे, तो इंसेक्ट की जो बॉडी है उस 10 न्यूटन फोर्स को झेलने के लिए नहीं बनी, वो इसलिए छपाक करके चिपक गई। लेकिन जो गाड़ी है उसकी जो इलास्टिसिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो 100 न्यूटन फोर्स भी झेल जाए, इसीलिए गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन में जब हम ये बोलते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे वाले पे बराबर फोर्स लगाता है और पहला वाला अगर किसी वजह से ट्रैश हो गया तो दूसरा वाला कैसे बच गया? दिस इज नॉट अबाउट equal and opposite force, this is also about strength and elasticity the object have। अगर मैं एक कांच और एक हथौड़ा लेता हूं और दोनों को एक दूसरे से टकराता हूं, तो बेटे जितनी फोर्स हथौड़े ने कांच पे लगाई उतनी ही कांच ने हथौड़े पे लगाई है, लेकिन कांच तो बिल्कुल स्ट्रेश हो गया, टूट गया, बिखर गया चारों तरफ, वहीं हथौड़ा बचा हुआ है। क्यों? बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ, इसकी इलास्टिसिटी आपके इस मिरर से या इस ग्लास से कहीं ज्यादा है। ये 10 न्यूटन 100 न्यूटन तक फोर्स झेल लेगा, ये 2 न्यूटन फोर्स नहीं झेल पाएगा। पॉइंट समझ में आया? इसीलिए 2 न्यूटन से ज्यादा फोर्स जैसे ही लगी ये बिखर गया, वहीं इस पे तो 2 न्यूटन की जगह 4 लगा लो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज नॉट अबाउट कि अगर कोई बॉडी इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करती है तो और एक ट्रैश हो गई तो दूसरी भी हो जानी चाहिए, नहीं हो सकती। वो डिपेंड करता है उसकी इलास्टिसिटी, उसकी स्ट्रेंथ और फोर्स को झेलने की कैपेबिलिटी पे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आई थिंक हाउ द कंसेप्ट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी जब बॉडी पे लगती है तो वो हमारी समझ में आ जाता है। अच्छा, एक कंफ्यूजन और भी होती है जिसका जवाब आप मुझे दीजिएगा कि एवरी टाइम अगर किसी बॉडी पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही है तो वो तो इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए या बैलेंस फोर्स की कंडीशन में होनी चाहिए। इसका मतलब तो दुनिया की सारी फोर्स बैलेंस फोर्स ही हुई, हाँ या नहीं? सोच के जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि हर बार जब इक्वल और अपोजिट फोर्स ही लग रही है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, if you applied force on any object then the equal amount of force is experienced by you also, then it means कि भैया हर बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ही कहता है कि बॉडी पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगती है, हाँ या नहीं? इसका मतलब बॉडी हमेशा बैलेंस फोर्स की कैटेगरी में रहेगी। इसका मतलब कोई भी बॉडी मूव नहीं करनी चाहिए, लेकिन फोर्स तो वो रीजन है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी मूव करती है। तो अब जरा सोच के जवाब दीजिए, ये दोनों वर्ड कहीं एक दूसरे को काट तो नहीं रहे, एक दूसरे के लिए कोई कॉन्ट्रास्ट तो पैदा नहीं कर रहे? आप मुझे जवाब देंगे इस सवाल का कमेंट सेक्शन में। जो बच्चा आंसर सही देगा आई विल पिन दैट आंसर इनटू कमेंट सेक्शन। ओके, तो आई थिंक हमारे तीनों लॉज ऑफ मोशन क्लियर हो गए। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं फॉर द नेक्स्ट प्लान जो अब हम फॉलो करने वाले हैं। ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमने मोमेंटम पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा और फोर्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन पढ़े, तीनों लॉज ऑफ मोशन पढ़े, न्यूमेरिकल भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, नोट्स भी हम बना चुके हैं। इसके बाद अब क्या? तो अब बेटे पकड़ेंगे हम एनसीईआरटी। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल करेंगे इन वन डे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कंप्लीट लेक्चर होगा फॉर एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन। सारा का सारा जितना भी इंटेक्स क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन हम करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज फॉर एनसीईआरटी आउटटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन। जितनी भी आउटटेक्स एक्सरसाइज हैं वो फिनिश करेंगे। उसके बाद हम पकड़ेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को और उसको भी 3 फेज में डिवाइड कर लेंगे। एक हो जाएगा आपका मल्टीपल चॉइस फेज जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे, दूसरा हो जाएगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप और तीसरा हो जाएगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप। इस तरीके से आपको कंप्लीट इजी टू हार्ड और फिर वेरी हार्ड न्यूमेरिकल्स को क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके अलावा नोट्स के अंदर हम कई जगह न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। और जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल गो फॉर ए वन शॉट वीडियो जो इस बात को मेक श्योर करेगा कि आपका जितना भी कंसेप्ट आपने अभी तक पढ़ा है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी छूट ना जाए आपसे।
सारे के सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स की कैटेगरी एक एक करके हम सारे के सारे प्रैक्टिस करेंगे। उसके अंदर हम एनसीईआरटी भी उठाएंगे, इनटेक्स्ट भी उठाएंगे, आउट टेक्स्ट भी उठाएंगे, एग्जाम्पलर भी उठाएंगे, दूसरी बुक्स भी उठाएंगे और खुद के बनाए हुए क्वेश्चन भी उठाएंगे। सब कुछ लेंगे चलेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड देन वी विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।